नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं 5 की पड़ताल। चुनाव के रण में जब कतारें लंबी होने लगती हैं और वोटिंग का मीटर 75% की पार जाने लगता है तो समझ लीजिए कि सत्ता के गलियारों में खलबली मचने लगी है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता जब चुपचाप लंबी कतारों में लगती है तो वो किसी की किस्मत संवारती है या फिर किसी के पैरों तले से जमीन खिसका देती है। असम, केरल और पुडुचेरी की 296 सीटों पर जो बंपर वोटिंग हुई है उसने दिग्गजों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। असम में 3 बजे तक 75.91% मतदान। क्या ये हिमंता बिस्व शर्मा की विकास का रथ है या विपक्ष की घेराबंदी का असर है? इन सब के बीच केरल पर आइए, जहां पर 3 बजे तक 62.71% मतदान हुआ है। क्या यहां पर लेफ्ट का किला सलामत रहेगा या फिर जनता पुराने रिवाज को दोहराकर सबको चौंका देगी? और पुडुचेरी में 3 बजे तक 72.40% अगर वोटिंग हुई है तो इसके मतलब और मायने क्या है, जो ये बता रही है कि छोटा राज्य अब बड़े बदलाव की ओर देख रहा है। राजनीति के खेल में एक और पुरानी कहावत है, ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता, इंतजार इसके लिए करना होगा। लेकिन आज की बंपर वोटिंग चीख चीख कर ये जरूर कह रही है कि मुकाबला बराबरी का नहीं बल्कि आर पार का है। क्या ये भारी मतदान मौजूदा सरकार के लिए संजीवनी बनेगा या फिर ये विरोध की वो ज्वाला है जिसमें सत्ता का सिंहासन भस्म होने वाला है? तो क्या आज मतदाता ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है? 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो किसके माथे पर विजय का तिलक होगा? इस रिपोर्ट को पहले आप देखिए, फिर चर्चा करेंगे। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है। पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की चुनावी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। देश के 3 राज्यों असम, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए सिंगल फेज में वोटिंग चल रही है। कुल 296 सीटों पर मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक असम में 75.91%, केरलम में 62.71% और पुडुचेरी में 72.40% की बम्पर वोटिंग हुई। अब कहाँ है कोई? ये सब कहाँ का कांग्रेस पार्टी है? कहाँ रहता है ये पार्टी? कहाँ है ये कांग्रेस? क्या पार्टी है ये? मैं तो नाम भी नहीं सुना हूँ। क्या चीज बताइए तो थोड़ा। ठीक है, पवन खेड़ा ने बोला कि कौन सा पवन खेड़ा? वो तो भगोड़ा है। उनका रिप्लाई में क्यों देना है? असम में बीजेपी हिमंता बिस्व शर्मा के सहारे लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दांव खेल रही है। 75.91% मतदान किसी बड़े धमाके की ओर इशारा कर रहा है। केरल की बात करें तो 140 सीटों पर भी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। यहाँ मुकाबला मुख्य रूप से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच है। पिनाराई विजयन का एलडीएफ किला अभेद्य रहेगा या यूडीएफ बारी से सत्ता बदलने की अपनी परंपरा को वापस लाएगी। पुडुचेरी छोटा केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद यहाँ के मतदाताओं ने 72% से अधिक मतदान कर जबरदस्त उत्साह दिखाया है। यहाँ एनडीए अपना दबदबा कायम रखेगी या बाजी इंडिया गठबंधन के हाथ लगने वाली है। इतिहास गवाह है कि जब जब बम्पर वोटिंग हुई है, चुनावी पंडितों के गणित फेल हुए हैं। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि जनता ने भरोसे को चुना है या विकल्प को। लेकिन एक बात साफ है, जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो इंतजार है, लेकिन इन सब के बीच फिलहाल जो तस्वीर बन रही है वो तस्वीर यही है कि बंपर वोटिंग करीब 75% के आसपास वोटिंग हुई है असम में। इन सब के बीच अलग अलग राज्यों की आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आज 3 राज्यों की 296 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। इन सब के बीच आज जिस तरीके से लंबी लंबी कतारों में लगकर लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इतने फीसदी वोटिंग हो रही है तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या लोग मौजूदा सरकार से काफी खुश हैं या बदलाव यहां पर चाहते हैं? और इन सब के बीच इन तस्वीरों को भी आप देखिए, अलग अलग वर्ग के मतदाता आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसी बंपर वोटिंग दोपहर 3 बजे तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि क्या जिस तरीके से असम में 75% अगर वोटिंग हुई है और अभी भी 2 घंटे का इंतजार करना हो और उसके बाद फाइनल आंकड़ा आएगा। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी से।
डॉक्टर अन्नू पासवान है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और मेरे सहयोगी जो लगातार लंबे वक्त से असम में मौजूद हैं, अतुल यादव भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, अन्नू जी बहुत स्वागत पहले तो आपका भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर। आप भी आंकड़े देख रही होंगी मैडम, 3 राज्यों की यह तस्वीर क्या कह रही है? बंपर वोटिंग, जहां जहां देखें आप, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, हर कोई लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि 3 बजे तक अगर 75% वोटिंग हुई तो क्या आप मानकर चल रही हैं कि इस बार एक बार फिर से लोग विश्वास कर रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा पर, या इस बार कांग्रेस कुछ अलग तरीके का करती हुई नजर आ रही है और ये लंबी कतारें कांग्रेस के फेवर में है? अन्नू जी। जी, सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट है कि असम में जिस तरीके से सरकार चली है और जिस तरीके से लोग वहां पे सड़कों पे भी कई बार ऐसा देखने को आया कि लोग सड़कों पे उतरे हैं, कई बार विरोध प्रदर्शन तक हुआ है वहां की वर्तमान सरकार के खिलाफ। तो ये कहीं ना कहीं आज जो वोटिंग हुई है वो, और खास तौर पे इतने बड़े स्तर पे 75% से ज्यादा वोटिंग जो हुई है, वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रही है कि अब असम के लोग नहीं चाहते वो भाजपा सरकार को दोबारा चुन के लाए, और ये पूरी तरीके से हमारे फेवर में है। और देखिएगा, इस बार बदलाव होगा, ये बदलाव का ये मतदान हो रहा है, और जिससे लोग लगातार जिस तरीके से पिछली सरकार चला रही थी भाजपा, वो उससे लोग त्रस्त होकर सड़कों पे उतरे हैं। ठीक है, कौशल कांत जी, क्या आप मानकर चल रहे हैं 75% के आसपास जो आंकड़े आ रहे हैं? अभी 2 घंटे का और इंतजार करना होगा, 2 से ढाई घंटे के बाद पूरी तस्वीर साफ होने की यहां पर कोशिश होगी कि कितने वोटिंग फीसदी कितने राज्य में। लेकिन 70% से ज्यादा कमोबेश हर राज्य में यही तस्वीर नजर आ रही है, चाहे असम की बात करें या जितने भी दूसरे 2 राज्य हैं। 60% से ज्यादा मतदान क्या कह रहा है? एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं असम में, दूसरे राज्यों में भी क्या थोड़ी बहुत आपको आशा है कि नहीं इस बार कमल खिलेगा? सूर्या जी, सबसे पहले तो ये देखना है कि मोदी जी जब नहीं थे, यानी 2014 के पहले, हमेशा ये कहा जाता है, एक वर्ड है एंटी इनकम्बेंसी, कि 5 साल की सरकार रही, कुछ साल सरकार चली, एंटी इनकम्बेंसी हुई, जिसकी वजह से सरकार बदल जाती है। लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जहां जहां मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं, वहां पे एक नया फैक्टर आ गया, प्रो इनकम्बेंसी। वो प्रो इनकम्बेंसी इसलिए आ गया है क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ साथ विरासत की राजनीति करते हुए देश को आगे बढ़ा रही है जी। हर क्षेत्र में, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, चाहे वो पूरे देश की संपत्ति हो, चाहे जीडीपी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे गांव तक बिजली हो, चाहे गरीबी उन्मूलन हो, चाहे आप कोई भी सोशल आंकड़ा ले लीजिए, हर आंकड़े में जितना आजाद भारत में नहीं हुआ उससे ज्यादा आंकड़ों में वृद्धि पिछले 10 से 12 सालों में हुई है। ठीक है, तो हम विकास की राजनीति करते हैं। वहीं पर हेमंता जी की जहां असम की बात अगर हम करें, तो असम में आप देखिए, एक 84 साल के वयोवृद्ध कांग्रेस के करीब 40 साल से एक्सपीरियंस वाले नेता जी, जब अपने स्टेटमेंट में नमाज, मुसलमान, कुरान और सांप बताते हुए बीजेपी और आरएसएस को मारने की बात करते हैं, तो इसी से पता चलता है कौन किस लेवल की राजनीति कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति कर रही है, जिसका फॉर्मूला है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। अब बात करते हैं, अगर साउथ की बात करें, केरल की बात करें, धीरे धीरे वहां पर प्रदर्शन बेहतर हो रहे हैं। आगे चल के हम सबको पता चल जाएगा, और पहले से बेहतर सिचुएशन में होंगे केरल में। और अगर हम कहें असम में, तो सरकार ही बन रही है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। पहले भी आंकड़े आप लोग मीडिया को ही देख लें, पिछले 4 दिनों के 5 दिनों के मीडिया को देख लें, जो रुझान आ रहे हैं उससे ही पता चल रहा है। तो मुझे लगता है कि चिंता करने की बात जिनको है, उनके वक्तव्य से ही पता चल जाता है कि जब आदमी हताश होता है तो हताशा में मल्लिकार्जुन खड़गे जैसी बात करता है, और झूठे पासपोर्ट का दावा करने वाले पवन खेड़ा भगोड़ा हो जाते हैं। तो ठीक है, इसी मैं से पता लौटूंगा चलता आपके है पास, कि मेरे साथ जनता क्या चुनने जा रही है। कौशल जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मेरे संवाददाता लगातार जो ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट अब तक हमारे पास भेजते रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए भेजते रहे हैं। अतुल, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि लंबे वक्त से आपकी मौजूदगी है, आप ग्राउंड से एक रिपोर्ट कवर कर रहे हैं।
जो ये लाइनें लंबी लंबी कतारें हैं, 75% का जो वोट आंकड़ा अभी तक सामने आ रहा है दोपहर 3 बजे तक, ये बहुत कुछ कह रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच 75% वोटिंग। देखिए सूर्या, मुझे ऐसा लगता है बतौर पत्रकार इस बार 2021 का जो रिकॉर्ड है वो असम के मतदाता तोड़ देंगे, क्योंकि 2021 में असम में 82.02% वोटिंग हुई थी और अभी 5 बजे का जो वोटिंग प्रतिशत है थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा और मुझे लग रहा है कि 5 बजे वाले में ही वो रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे असम में जागरूकता फैली, मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना प्रतिभाग किया। सुबह से ही मैं देख रहा हूं, मैं 7 बजे से लगातार कई जिलों में भ्रमण कर रहा था। जब मैं गुवाहाटी में था तो 8 साढ़े 8 बजे भयंकर बारिश आई थी और बारिश में भी सूर्या, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो जवान हो, विकलांग हो, छतरी लगा के आ रहे हैं, व्हील चेयर पे आ रहे हैं, 2 लोग उठा के ला रहे हैं, लेकिन अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो कुल मिला के मैं ये मान रहा हूं कि इस बार 2021 का जो रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा। आज आसाम के 750 से अधिक प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो मत पेटिकाओं में बंद हो जाएगी और भाग्य का फैसला 4 मई को होगा। सूर्या, बिल्कुल अतुल, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, कौन से वर्ग के ज्यादा मतदाता आप लंबी लंबी कतारों में देख पा रहे हैं? कौन से मतदाता ऐसे हैं जो स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हैं? कौन से मतदाता ऐसे हैं जो ये मानकर चल रहे हैं कि नहीं, 10 साल जिस तरीके से यहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी रही है वो बहुत बेहतर तरीके से रही है? कौन से मतदाता ऐसे हैं जो आपको बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं लंबी लंबी कतारों में? अतुल, देखिए सूर्या, यहाँ अगर ये वोट प्रतिशत 80 से ऊपर जा रहा है तो इसमें वर्ग विशेष में मतदाताओं को बांटना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मेरा ये मानना है कि सारे ही वर्ग के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। और आपने जो मुद्दों की बात की, तो मुद्दों की बात यह है कि अब आसाम ही नहीं, पूरे देश में सब जागरूक हैं। हर हाथ में मोबाइल फोन है, एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो या स्थानीय कोई दल हो, अगर कोई भी बात वो सामने रखते हैं तो हर युवा पढ़ा लिखा है, वो तुरंत गूगल रिवर्स में जाते हैं या क्रॉस वेरीफाई करते हैं और उसके बाद खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। और यहाँ भी जो असम में आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, आप समझिए बदजुबानी की ये इंतहा हो गई कि कोई किसी को बोल रहे हैं कि उनको खेड़ा को पेड़ा बना देंगे, कोई किसी को जहरीला सांप बोल रहे हैं। तो ये जो बदजुबानी हुई, जो राजनीतिक शुचिता थी, उसके लिए उसको जो ये भंग हुई, इसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ही जिम्मेदार हैं। दोनों ही राजनीति से हटके जब पारिवारिक अटैक की तरफ चले गए तो परिस्थितियां खराब हो गई। लेकिन मतदाता इन सब में नहीं पड़ा है सूर्या। मतदाता के जो फोकस है, मतदाता का बिल्कुल क्लियर है। आसाम में मैं तकरीबन 10 से 12 जिलों में गया और सारे ही जिलों में, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, महिलाएं हो या फिर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, सबका बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि अब धर्म की राजनीति, प्रोपेगेंडा किसी भी पार्टी का नहीं चलेगा। जो भी पार्टी असम में सरकार में आ रही है या फिर अब तक थी या जो लड़ रही है, बड़े वादे कर रहे हैं, उनको ब्लूप्रिंट बताना होगा कि अब आप आ रहे हैं तो आपके पास भविष्य का प्लान क्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो लंबी लंबी कतारें हैं, क्या ये विश्वास का एक प्रतीक है या बदलाव की ओर इशारा कर रही हैं? कौशल कांत जी, जिस बात का जिक्र यहां पर अतुल ने भी किया है कि लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का वोट करने का, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर यही वोटिंग फीसदी जिस तरीके से, एंटी इनकम्बेंसी का भी तो हो सकता है कि नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा से लोग नाराज हैं, या जिस बात का जिक्र यहां पर आपने केरल को लेकर किया कि वहां पर भी बीजेपी, वहां तो आप लोग अपनी जमीन अभी तलाश रहे हैं। कैसे ये मुमकिन है? कहीं ये तो नहीं कि 75% राहुल गांधी ने ऐसी हवा बनाई कि 75% कांग्रेस की तरफ ना चला जाए? सूर्या जी, मैंने केरल के बारे में जीत के दावे नहीं किए। मैंने ये कहा पहले से बेहतर करेगी। पहली बार केरल वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में जीत करके आई और बम्पर वोटों से जीत कर आई है, तो खाता खुल गया है। क्योंकि साउथ इंडिया को पता चल गया कि जहां जहां बीजेपी की और एनडीए की, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, वहां पर किस तरह का विकास हो रहा है। आप वो कंपेयर करते होंगे ना, वो देखते होंगे ना कि कहाँ क्या हो रहा है। एक असम की ही बात कर लें, असम में आप ये सोचिए कि
प्रधानमंत्री जी असम में 36 बार गए हैं जब से प्रधानमंत्री गए, 36 टाइम। आजाद भारत के इतिहास में सारे प्राइम मिनिस्टर भी मिलकर के 36 बार असम नहीं गए, सारे। मनमोहन सिंह जी कुल 5-7 बार गए, जिसमें 2 बार अपना इलेक्शन का फॉर्म भरने गए हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में मोदी जी 80 बार गए हैं। लोग पहले नॉर्थ ईस्ट को निग्लेक्ट करके रखते थे, वहां पर भी डेवलपमेंट हो रहा है। वहां की जो समस्याएं थी उसको आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे खेला है, चाहे 2020 में बोडो का समझौता हो, चाहे 2021 में करबी का समझौता हो, चाहे 2022 में आदिवासी समझौता हो, चाहे 2023 में डीएनएलए का समझौता हो। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वहां आतंकवाद की जो घटनाएं थी, जो बॉर्डर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी, वो सारी चीजें खत्म हो गई। वहां पे सारे बॉर्डर सिक्योर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि डबल इंजन की सरकार चल रही है। वहीं कंपेयर करें हम कलकत्ता से या वेस्ट बंगाल से कंपेयर करें, वहां 600 किलोमीटर की बाड़े नहीं लग पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ममता दी चाहती ही नहीं है, क्योंकि उन घुसपैठियों से उनका वोट बैंक। खैर अभी हम बंगाल की बात पे नहीं जाते हैं। आप ये सोचिए, सिर्फ असम में 6 नए एयरपोर्ट बनाए गए, 30 से ज्यादा नई हवाई उड़ानें हुई। आपको ये जानकर सूर्या जी आश्चर्य होगा कि न्यूयॉर्क टाइम की जो टॉप 52 लिस्ट है उसमें असम का नाम है। आप सोचिए हम कहां पहुंच गए हैं। इसके अलावा तुष्टीकरण को छोड़ते हुए प्रसाद योजना से कामाख्या देवी जी के मंदिर और सारे मंदिरों में प्रसाद क्यों ना। एक जमाना था, नेहरू जी की तरफ से फरमान था कि नॉर्थ ईस्ट शुड बी फ्री फ्रॉम साधुज। आज वहां पर मंदिरों की बात हो रही है, रीस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है, और फूकन साहब की मूर्ति 84 फीट से ज्यादा ऊंची बड़ी मूर्ति लगाई गई। कोई रिकॉग्नाइज करता था कभी? नॉर्थ ईस्ट को तो ऐसा माना जाता था जैसे वहां वो है ही नहीं देश का हिस्सा। आज जिस तरह से मोदी जी आगे बढ़ के लुक ईस्ट की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, उससे लोगों को और साउथ इंडिया को भी मैसेज जा रहा है। मेरे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। कौशल जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। कुमार राकेश हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत स्वागत पहले तो आपका। और पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार, भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राकेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। 75% की वोटें, खासतौर पर असम, जहां पर खुद हिमंता बिश्व शर्मा की मौजूदगी है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी अलग अलग तरीके से वोटरों को समझाने की कोशिश की? ये उनके फेवर में जाती हुई वोटिंग है, या राहुल गांधी और जिस तरीके से कांग्रेस के जितने भी चेहरे हैं, खासतौर पर बहुत कम चेहरे इस वक्त असम में मौजूद हैं, उनकी तरफ ये हवा जाती हुई नजर आई? क्योंकि पिछले बार का आंकड़ा अगर देखें तो 82 से 83% था, लेकिन इस बार अगर 5 बजे तक ये आंकड़ा जाएगा तो 90% अगर पहुंच गया तो ऐतिहासिक बंपर वोटिंग हो गई। राकेश जी। सूर्या जी, बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो वोट का जो परसेंटेज है और जो वोट का परसेंटेज होना चाहिए, उस लिहाज से अभी 75.91% जो दिखा रहे हैं आप, ये अपने आप में अप्रत्याशित नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या हुआ, पिछले आप देखिए 4-5 चुनावों में 2014 के बाद एक नया ट्रेंड लिया है भारतीय राजनीति में, एक एंटी इंकम्बेंसी, एक प्रो इंकम्बेंसी। तो अब जो नया पिछली बार जो 2017 में या 2022 में जो चुनाव हुए, तो उसमें कई सरकारें रिपीट हुई जो सरकार रूल कर रही थी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अभी असम को देखें आप, तो असम में भी रिपीट हुई थी सरकार, और तीसरी सरकार रिपीट होगी। उसके पहले कांग्रेस ने राज किया, वहां एजीपी रहे, समस्याओं का अंबार रहा। तो जो भी मिश्रा जी बोल रहे थे कि जिस तरह से आंकड़े दिया उन्होंने कि प्रधानमंत्री इतनी बार गए, 2 बार मनमोहन सिंह जी वहां से राज्यसभा सांसद रहे, कितनी बार गए, अपने आप में रिकॉर्ड का मामला है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि देखें कांग्रेस के प्रचारकों में से कितने राष्ट्रीय प्रचारक जो कांग्रेस के नेता हैं, कितने प्रचार लोगों ने किया, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के अलावा मुझे नहीं लगता कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता गया। पवन खेरा जी गए बेचारे, जो भी उन्होंने शगुफा छोड़ा, और अभी कहाँ घूम रहे हैं वो भी पूरा दुनिया देख रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अंतिम समय में गए, उन्होंने आरएसएस और भाजपा को सांप बिच्छू और क्या बताया, लेकिन कभी भी किसी कांग्रेस के नेता के मुंह से जैसे मोहम्मद के बारे में या जो लश्कर तोयबा के बारे में या पाकिस्तान के बारे में कभी भी ऐसे शब्द जो नहीं निकला। जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के कई बार इंदिरा गांधी तारीफ कर चुकी, पटेल साहब भी तारीफ कर चुके। मैटर ऑफ इतिहास, रिकॉर्ड है, इतिहास का है, और इतिहास को जितना डिस्टॉर्ट किया पुरानी सरकारों ने वो भी एक तथ्य है। तो मेरा कहना यह है कि जो अभी इलेक्शन का जो दौर चल रहा है और जो वहां पे असम का जो बम्पर वोटिंग की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में लगता है कि प्रो इनकम्बेंसी है, विकास की बात
लोग कर रहे हैं, विकास हुआ भी है, विकास दिखता भी है, विकास जी। को लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये भारतीय राजनीति के लिए एक अच्छी बात है। चाहे कांग्रेस भी बात करे, तेलंगाना में है, चाहे झारखंड में साथ में है, या हिमाचल प्रदेश में है, तो वो अपने अपने पैमानों पे इन 3 प्रदेश में बचे हैं, लेकिन विकास को समझना पड़ेगा सभी राजनीतिक दल को। जो विकास की बात करेगा, मेरा मानना है वही भारत पे राज करेगा। वो असम में दिख रहा है, केरल में 12% पिछली बार उनका वोट था, और अभी आज की तारीख में कुछ बढ़ने की संभावना है, खाता खुलने की बात है। तमिलनाडु में कुछ खास है नहीं, लेकिन पुडुचेरी में फिर से सरकार रिपीट करेगी, क्योंकि पुराने जो कांग्रेस के निकले लोग थे और भाजपा लेकर के, तो पूरी सिनेरियो जो आज की तारीख में लग रही है असम के परिप्रेक्ष्य में, तो आपने देखा कि जो भी जिस तरह की बातें लोग कर रहे हैं और करने की बात कर रहे हैं, वो कितना प्रभावी होगा, कितना प्रभावहीन होगा, वो तो 4 मई को पता चल जाएगा। लेकिन जो परिदृश्य दिख रहा है, उसमें भाजपा की तरफ जो है लोगों का झुकाव है, जो भी कांग्रेस से के पुराने नेता थे हेमंत बिस्वा, उनको पता है कि कांग्रेस को कैसे कहां पे काउंटर करना है। उसके पहले कोई एग्रेसिव नेता नहीं थे बीजेपी के, वो बीजेपी में 10 वर्षों से ज्यादा से हैं, वो चीजों को समझते हैं, अपने हिसाब से वो चल रहे हैं और शासन को भी चला रहे हैं, जो परिदृश्य है उसका। ठीक है, मैं पीयूष जी का रुख करना चाहूंगा। पीयूष जी, पुडुचेरी और केरल की बात की जाए तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी मानकर इस बार चल रही है कि नहीं, पहले की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन इस बार पार्टी करेगी। चाहे फिर एन रंगास्वामी की बात हो, जिसके साथ पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है 2021 में, यहां पर भी यानी कि पुडुचेरी में भी कांग्रेस की किस तरीके की हालत थी, हमने आपने पूरे देश ने दी कि बहुत छोटा राज्य है। हेमंत बिस्वा शर्मा असम में मौजूद है और वो बार बार ये ताल ठोक के कह रहे हैं कि इस बार हैट्रिक हम पक्का लगाएंगे। राहुल गांधी ने कह दिया कि नहीं, इस बार विदाई तय है। क्या 75% वोटिंग और करीब 60% के आसपास जो पुडुचेरी की वोटिंग आ रही है, क्या दोनों जगहों पर बीजेपी यहां पर बहुत बेहतर तरीके से नजर आने वाली है, जो आंकड़ा है पीयूष जी? देखिए, वोटिंग परसेंटेज हमेशा जो है नॉर्थ ईस्ट में, और ये इलाका जो इलाका है, चाहे पुडुचेरी को ले लीजिए, असम को ले लीजिए, तो वो वहाँ और दूसरे इलाके भी हैं, वहाँ पे पोलिंग काफी अच्छी रही है, हमेशा से रही है। पिछले साल भी जो है, पिछले बार भी जो है लगभग जो है 85% जो असम में पोलिंग हुई थी, और पुडुचेरी में भी इसी तरह का आंकड़ा रहता है वहाँ पे। तो ये ऐसे राज्य हैं जो छोटे राज्य हैं, यहाँ पे काफी टर्नआउट अच्छा होता है, और उसी के हिसाब से हम देखते हैं कि सरकारें आती जाती हैं। और फिलहाल जो है कि जो स्थितियां हैं वो देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस निश्चित रूप से एक कमजोर विकेट पे खड़ी है, और कांग्रेस ने असम का जहां तक मामला है, तो असम में तो कांग्रेस ने फाइट दी, लेकिन बहुत देर में फाइट दी है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि ये बात कही जा रही है कि सरकार लौट के आएगी एनडीए की, तो संभावना उसकी निश्चित रूप से दिख रही है। लेकिन विकास जरूरी नहीं कि वो किया गया, विकास किया गया होता तो मियां मुसलमान की बात नहीं की जाती वहां पे जो बेनिफिशियरीज हैं, 10,000 रुपए उनके खातों में जो है नहीं डाले जाते, अगर वहां सब कुछ ठीक होता और जनता वहां खुश होती तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो विकास की बात हम कहते हैं, विकास दरअसल विकास के नाम पे जो है सिर्फ शोषणबाजी ज्यादा होती है, और वो अंत में आके जो है कि आपको उस तरह के जो है कम्युनल नारे देने होते हैं, और आपको जो है कि एक बेनिफिशियरीज वाला सबसे बड़ा जो है जो हो गया, एक वोट बैंक, बहुत तगड़ा वोट बैंक बन गया है, जिसका फायदा आप कहें, मैं तो कहूंगा दुरुपयोग सरकारें जो भी सत्ता में होती हैं वो करती हैं। एंड जो है कि चुनाव के पहले वो जो है एक बड़ी राशि, अब यहाँ भी असम में भी आप देख लीजिए, 3 महीने जो अमाउंट जाना था बेनिफिशियरीज के खाते में उसको रोका गया, और इकट्ठे जो है चुनाव के पहले जो है 3 महीने की राशि 10,000 के रूप में वो उनके खातों में ट्रांसफर कर दी गई। ऐसा ही हमने महाराष्ट्र में देखा था, ताकि ऐसा लगे कि हाँ बहुत बड़ा जो है कि राशि दी गई है। बिहार में भी हमने ये देखा। तो ये एक हथियार हो गया है, ये जो है कि आपका चुनाव का, जिसका फायदा ये उठा रही है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि फायदा निश्चित रूप से जो सरकार सत्ता में है वो जो कर पाती है ट्रांसफर, उसको मिलता है, और यही स्थिति असम में बनती हुई दिखाई दे रही है। पुडुचेरी में कांग्रेस एक जमाने में वहां सत्ता में रहती थी, लेकिन भाजपा ने उसको अपदस्त किया, और इस बार भी मुझे लगता है कि पुडुचेरी में भी जो है कि जो भाजपा जो है उसकी पलड़ा भारी दिखाई देता है। जहां तक केरल की बात है, देखिए केरल में एक फाइट बहुत तगड़ी है, भाजपा वहां सीन पे नहीं है। भाजपा ने पार्लियामेंट की एक सीट निकाली थी 2024 में, और उसके बाद अभी लोकल चुनाव में निश्चित रूप से तो उसके कुछ पॉकेट्स जो हैं
तिरुवनंतपुरम के आसपास का इलाका जो है, वहां पे उसने अपनी पैठ बनाई है निश्चित रूप से। उनका वोटिंग परसेंटेज हो सकता है कुछ बढ़ जाए, लेकिन सीटों जी। में जहां तक बात है तो उन्हें कोई खास जो है कुछ सफलता मिलती हुई इस बार दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है आगे के चल के चुनावों में जो हो उनको जो है उसका फायदा मिले, लेकिन बहरहाल उनका एक प्रभाव वहां बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार की जो लड़ाई है वो आपके क्या नाम लेफ्ट फ्रंट जो है और यूडीएफ जो है, जो कांग्रेस लेड जो फ्रंट है, डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, उसके बीच में है। और वहां मुझे लगता है एक नेक टू नेक है, उसमें कुछ भी हो सकता है। यूडीएफ का पलड़ा भी भारी हो सकता है, उसमें ऐसी संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर वहां पे वोटिंग परसेंटेज करीब 90% जो है कि उम्मीद की जा रही है, तो ये मान के चलिए कि वहां कहीं ना कहीं जो है एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, जिसके तहत जो है वहां पे वोटिंग हो रही है। तो वो एक एडवांटेज जो है यूडीएफ को वहां पे मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी असम में तो पहले से तय था, क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई बहुत ही कमजोर थी, उनके नेता छोड़ के चले गए एन मौके पे। कांग्रेस ने 1.5 साल से ही वहां पे जो है कि एक कैंपेनिंग शुरू की है कायदे से। तो वो फिर भी जो है अलायंस है, उनका अलायंस जो है एनडीए के कंपैरिजन में काफी वीक अलायंस है। बोडोलैंड में उनके साथ कोई इफेक्टिव अलायंस नहीं है उनका, जबकि वहाँ भाजपा ने जो है एक अच्छा अलायंस कर लिया वहाँ बोडो डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ। तो मुझे लगता है कि असम में तो अपर हैंड है एनडीए का, और कांग्रेस की एक ही उम्मीद है केरल में है। वो भी जो है अभी आप कह नहीं सकते पक्के रूप से, क्योंकि हाल के कुछ दिनों पहले खबरें आ रही थी कि वहां भी जो है कि भाजपा और लेफ्ट फ्रंट है उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है कांग्रेस को हराने की। कांग्रेस का जो भीतरी अपना नेतृत्व है उनके अंदर भी रस्साकसी चल रही थी। तो वो तमाम फैक्टर्स हैं जो हो सकता है कांग्रेस की लुटिया डुबा दें इस बार भी, जो है बहुत कोशिश करने के बाद भी। देखिए क्या होता है, लेकिन जो परसेंटेज है निश्चित रूप से ये अच्छा परसेंटेज है, लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, एक अच्छी बात ठीक है। है। चाहे मैं वो आप ही आपने जो चाहे सवाल कोई उठाए हैं केरल को लेकर कि यहाँ पर जो जिस तरीके से कांग्रेस वो बेहतर तरीके से नजर नहीं आने वाली है जैसे ही उसको आशा आ रही है, कांग्रेस का मैं रुख करना चाहूंगा। अन्नू जी, जिस तरीके से यहाँ पर दो वरिष्ठ पत्रकारों का ये मानना है कि एक तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा के अगर फेवर में बम्पर वोटिंग जाती है तो असम में तो आपको दूर दूर तक कोई आशा नहीं नजर आ रही है, लेकिन केरल और पुडुचेरी में भी करीब करीब अगर यही स्थिति रही तो फिर कहां आपकी मौजूदगी है? ये तो बहुत कांग्रेस गर्त में जा रही है। अगर ये वोटिंग फीसदी बीजेपी के फेवर में जा रहा है, जिस तरीके के आंकड़े फिलहाल सामने आ रहे हैं कि 75%, और अगर ये 5 बजे तक आंकड़ा 90% हुआ तो बहुत मुश्किल में तो नहीं है कांग्रेस अब ये वोटिंग फीसदी के बाद? देखिए सोहेल जी, स्पष्ट तौर पे मैं बस ये कहूंगी कि आंकड़े और रिजल्ट ये दोनों चीजों में बहुत नाजुक सा अंतर होता है। और रही बात रिजल्ट की, तो देखिए जहां तक रही बात हमें स्पष्ट तौर पे पता है कि केरल में जिस तरीके से सरकार कांग्रेस की थी रही है, और जिस तरीके से पौंडीचेरी में जिस तरीके से चीजें बदली हैं, और अब असम में जिस तरीके के हालात हैं, इन सभी को देखते हुए अगर हम सभी चीजों का आंकलन करें तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कांग्रेस के फेवर में है। और रिजल्ट आने दीजिए, और रिजल्ट का जिस तरीके से रिजल्ट का हम लोगों ने आकलन किया है और जिस तरीके से जमीनी स्तर पे काम चला है। और रही बात बीजेपी की, अगर मैं बात करूं तो असम की जो दुर्दशा हो रही है, और अभी बीजेपी प्रवक्ता जी कह रहे डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार की ताकत तो सबने देखी है कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने जनता को लाइनों में लगा दिया, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो लॉकडाउन का समय हो, चाहे वो ये गैस और ये एलपीजी से लेके जो पेट्रोल डीजल का जो अकाल पड़ा, ये सारी चीजें ये सबने देखा है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, ना किसी एक राज्य तक, ये पूरे भारत को इस चीजों से जूझना पड़ा है कि हम प्रधानमंत्री जी जहाँ पे जाके किसी एक देश को फादरलैंड कह के चले यार, उसका नतीजा जो हुआ ये हम सबने देखा है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आकलन आसाम भी कर रही है, केरल की जनता भी कर रही है, पौंडीचेरी की भी जनता कर रही है, और आने वाले बहुत सारे चुनाव में हर राज्य की जनता इन सब का आकलन करके रखी। और इसका रिजल्ट ये जो बम्पर वोटिंग आपको दिख रहा है ना, ये बदलाव की वोटिंग है। और ये सारी चीजें जनता ने लाइन में लग के एक बार भाजपा ने सबको नोटबंदी में लाइन में लगा दिया, एक बार कोरोना काल में सबको त्रस्त कर दिया,
इसके बाद अब गैस और ये पेट्रोल डीजल में लाइन में लग गया, तो अब जनता ने ये मन बना लिया था कि अब हम जो लाइन लगाएंगे वो बदलाव के लिए लाइन ठीक है, होगी, कौशल कांत जी त्रस्त जवाब होने के लिए दीजिए। लाइन नहीं होगी। बदलाव की आहट है, बदलाव की लंबी लंबी कतारें हैं और हर जगह आपकी यही तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात का जिक्र आपकी पार्टी करती है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही हम राज्य में चुनाव लड़ते हैं और उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्होंने जो 15 से 20 सालों में कामकाज किया है देश के लिए जितनी योजनाएं लागू की और डबल इंजन की सरकार का आप लोग बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन ये बदलाव की आहट बता रही है अन्नू जी। तो सूर्या जी, अब भगवान की दुआ से मोदी जी तो एक ही हैं और वो बीजेपी के पास है, और उनके पास है तो उनके चेहरे का इस्तेमाल करती है, क्योंकि उनसे बड़ा लीडर विश्व में कोई नहीं है। ये तो हम नहीं कहते, मतलब विदेश में स्वयं घोषित वो है, स्वयं घोषित। एक एक करके मैडम जी, कौशल जी अपनी बात पूरी करिए। हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि कांग्रेस के पास राहुल गांधी हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी हैं, तो जिसके पास जो है वही दिखाएगा ना। अभी हमारे पत्रकार में तो कह रहे थे, मैं उनकी क्रिटिसिज्म का स्वागत करता हूँ, उनको कुछ ऐसा लगा होगा कि उन्होंने कहा कि योजनाएं काम नहीं हो रहा है। तो मैं पब्लिक की जानकारी के लिए बता दूं कि 718 किलोमीटर की बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन पड़ी है। पीएम योजना से 5.5 लाख घर दिए गए हैं, 40 लाख शौचालय बनाए गए हैं, 57 लाख घरों में नल से जल योजना से जल दिया गया है, 40 लाख एलपीजी कनेक्शन है, 200 के आसपास जन औषधि केंद्र खोले गए हैं जहां पे सस्ती दवाएं दी जाती हैं, 1.76 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। कुमार राकेश जी का रुख करना चाहूंगा। कुमार राकेश जी, जिस तरीके का यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है पुडुचेरी पर, मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। यहाँ पर एन रंगास्वामी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं, 2011 में अलग पार्टी बनाई और अब बीजेपी के साथ फिलहाल चुनावी मैदान में है। क्या यहां पर बीजेपी और जिस तरीके से एआईएनआरसी उनकी पार्टी चुनाव में मैदान में है, क्या छोटे राज्य में खुद को स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है? लेकिन क्या कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है पुडुचेरी में, खासतौर पर जो 60 से 62% का वोटिंग फीसदी आ रहा है? देखिए 30 सीट है वहां पे। 30 सीटों में 12 से 18 मिला करके कांग्रेस की भी है या 6 सीट डीएमके की भी रही है जी। पहले डीएमके कांग्रेस का वहां पे गठबंधन होता था और चेन्नई से पुडुचेरी की दूरी ज्यादा है नहीं, यदि भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो। लेकिन वहां महर्षि अरविंदो का जो आश्रम है वो एक केंद्र है। कभी महर्षि कांग्रेस के क्रांतिकारी दल के सदस्य हुआ करते थे और काफी एक्टिविटी देश के निर्माण में उन्होंने दिया और बाद में वो संत हो गए और राष्ट्र निर्माण में जुट गए। तो वो जो मिट्टी को उन्होंने पवित्र किया, महर्षि अरविंद जी की जो समाधि है और जो वहाँ और विलंब है, जितने चीजें हैं वहां पे, वो भारतीयता की और हिंदुत्व का प्रतीक है। उसको किन दलों ने कैसे प्रतिपादित किया, ये एक मुद्दा है और वहां के जन जन में बसा हुआ है, जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति के एक एक कण है, तो मूलाधार है। और जो अब वोटों की बात आप करते हैं, उन वोटों के परिप्रेक्ष्य में अब जो 65% मतदाता भारत का युवा है जी, और युवाओं के हाथ में एक ऐसा यंत्र है जो कि मिनटों में किसी भी झूठ को पकड़ लेता है। उसके पास गूगल बाबा के अलावा और भी कई यंत्र हैं, कई ऐसे यंत्र हैं, कई ऐसे अपरेटस है, इंस्ट्रूमेंट है। तो वहां कोई भी झूठ बोलेगा, कोई भी पार्टी झूठ बोलता है तो पकड़ पाता है, या पत्रकार भी झूठ बोलेगा तो पकड़ में आ जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है ये इसलिए है कि हमारे देश की मूल संस्कृति है सत्यमेव जयते, अशोक स्तंभ में भी लिखा हुआ है, हमारी वैदिक संस्कृति है, इसलिए झूठ ना बोले तो सही है। अभी हमारे पीयूष भाई पुराने मित्र हैं, वो एक मियाँ वाली बात बोल रहे थे, तो मैं इसलिए मैं उसको जोड़ देता हूँ। पुडुचेरी में तो सरकार रिपीट हो रही है, वहां पर कोई दूर दूर तक कंटेस्ट में नहीं है। आपने पुडुचेरी परिप्रेक्ष्य में पूछा तो मैं उसको बोल देता हूँ, लेकिन मैं 15 से 20 सेकंड एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि बद्रुद्दीन अजमल की जो पार्टी है कांग्रेस से जुड़ी रही है असम में, उनको अलग किया गया है। उनका एक नया असम करके उन्होंने गठबंधन बनाया है, वो अलग है इसलिए कि मुसलमान का आरोप ना लगे। लेकिन जो शुरू से आरोपित है, जो भी दल, चाहे कांग्रेस हो भी हो, मुसलमान को लेके, मुस्लिम भी हमारे देश के हिस्से हैं, कई राष्ट्रवादी लोग हैं, काम किया, काम कर रहे हैं, आंदोलन में भाग लिया, उससे मेरा कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इसको वोट बैंक किसने बनाया, इसको वोट प्लान किसने बनाया, सोचने की बात है।
उसके अलावा जो मियाँ वाला जो एक कॉलोकियल जो चल रहा है, उसमें मियाँ जो शब्द है वो किसी के लिए अपमानजनक नहीं है। वो असल हेमंत बिश्वा शर्मा ने कई बार बोला और भी लोगों ने कहा, वहां लोकल भाषा में मियाँ उसको बोलते हैं जो घुसपैठी है, और घुसपैठियों के खिलाफ में उन्होंने ये बात कही। बाद में ओवैसी ने भी उसको करेक्ट किया, लेकिन उस शब्द को लेकर के लोगों ने भुलाने की कोशिश की नेगेटिविटी के फॉर्म में, जो कि लोकल लोग वहां के समझते हैं कि उसका मतलब क्या है। इन तमाम परिप्रेक्ष्य राकेश जी, ये सिर्फ हिमंता बिश्वा शर्मा नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उन्होंने भी बार बार अपने भाषणों में यही बात कभी नहीं बोला, वहां लोकल कांग्रेस के लोग भी रहने नहीं देंगे, और साफ तौर पर एक मंच पे एक ही आवाज आ रही थी, बार बार इस मंच पर बीजेपी बार बार इस बात को दोहरा रही थी कि यहाँ पर कोई नहीं रहेगा अगर एक बार फिर से हिमंता बिश्वा शर्मा मौजूदा मुख्यमंत्री लौटते हैं। गौरव गोगोई ने कभी मियाँ शब्द को लेके कोई ऐसी बात ही नहीं की। आप सुनिए, उन्होंने मियाँ शब्द को लेकर, क्योंकि वो लोकल शब्द है, स्थानीय भाषा में है, वो उसी को बोलते हैं जो घुसपैठी है। चाहे बिहार की बात कर ले, यूपी में कर, कोई ऐसे गांव के शब्द हैं जो एक बार बोलते हैं, जैसे बिहार की बात करेंगे, पता नहीं अनु पासवान जी बिहार से है कि नहीं, समझ जाएंगे। दो तीन ऐसे कोलोकियल वर्ड है, बोकरात, टेटिया, कवियाट, ऐसे शब्द हैं, वो पूरी की पूरी व्यक्तित्व का परिचय हो जाता है एक शब्द। मतलब वो आदमी निगेटिव है, उसको अदर फॉर्म में सबको अलग अलग हम डिफाइन कर सकते हैं शब्दों को, लेकिन हर एक शब्दों की अपनी महिमा है, उसकी गरिमा है। उसी परिप्रेक्ष्य में वो शब्द है जिसे मियाँ कहा गया। और जहां तक अजमल जी की बात है, तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और हेमंत बिश्वा शर्मा इस बात को मान चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि हमारे 12-15 सीट ऐसे हैं कि बीजेपी उल्टा भी लटक जाएगी, वहां उसको कुछ नहीं हो सकता। वहां जो मुस्लिम वोटर है, चाहे जिस पार्टी के होंगे, वही जीतेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये डेमोग्राफिक चेंज का असर है जो करीब कांग्रेस की कुनीतियों के कारण, इसमें भाजपा भी शामिल है, मैं उनको भी नहीं छोड़ता हूं कि भाई 12 साल में आपने कितनी डेमोक्रेसी बदली या नहीं बदली। ये करीब 10 राज्य जो हैं मुस्लिम डोमिनेटेड हुए हैं, उसमें आपने क्या किया क्या नहीं किया। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाने की मतलब नहीं थी। पहले ये करीब देखा जाए 2004-05 के पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर का पार्ट, एक डिपार्टमेंट हुआ करता था माइनॉरिटी अफेयर्स, उसको मंत्रालय बना दिया। जी, मैंने आपको रोका था कौशल कांत जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर कुमार राकेश जी ने किया कि हिमंता बिश्वा शर्मा ये मान रहे थे, उन्होंने उन सीटों पर काम किया है जहां पर बीजेपी उतना बेहतर नहीं कर पा रही है जहां पर उसको उतना बेहतर करना चाहिए। 15 से 12 सीटें ऐसी मानकर चल रहे थे हिमंता जी, जहां पर नहीं, यहां पर कोई जरूरत नहीं है, जहां पर पार्टी का वोट बैंक है। जी मैं लौटूंगा आपके पास, राकेश जी मैं लौटूंगा, इसी का जवाब ले रहा हूं मैं। बीजेपी और खासतौर पर हिमंता ने उन सीटों पर मेहनत करने की कोशिश की जहां पर सीए और घुसपैठिया, इन तमाम मुद्दों को आधार बनाकर आप लोगों से अपील कर रहे थे। सूर्या जी, अगर कोई समस्या है और उसको हम सिर्फ इसलिए आंख बंद करके छोड़ दें, कोई चीज देश के लिए खतरा है, हम उसको सिर्फ इसलिए आंख बंद करके छोड़ दें क्योंकि वो किसी एक धर्म विशेष से आती है, तो ये देश के खिलाफ काम है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और इंडिविजुअल तृतीय नंबर पे आता है। तो अगर हम ये मान रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए समस्या है, रोहिंग्या समस्या है, तो उनको हम सिर्फ इसलिए नहीं टारगेट करेंगे या उनको उस प्रॉब्लम को हम सिर्फ इसलिए नहीं बोलेंगे मंचों पर क्योंकि वो एक धर्म विशेष को बिलोंग करते हैं, तो ये काम भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करेगी। उसके लिए राष्ट्र सुरक्षा सबसे बड़ा मामला है, रहेगा। अच्छा ये बताइए, इससे बड़ा तुष्टीकरण क्या होगा कि आप सिर्फ धर्म के नाम पर, एक धर्म के नाम पर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से बच रहे हैं जो देश के लिए खतरा हो। ये कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? इसी को स्यूडो सेकुलरिज्म बोलते हैं। जब आपके धर्म का वोट बैंक आपके राष्ट्र के ऊपर उठ करके बैठ जाए तो इसको स्यूडो सेकुलरिज्म बोलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे सेकुलरिज्म को नहीं मानती। ठीक है वो सेकुलरिज्म जो देश ठीक है, मैं इसको बेहतर तरीके से समझूंगा। पीयूष जी भी मेरा लगातार इन बातों का जिक्र, जिन बातों का आपने किया है, पीयूष जी क्या 80% के आसपास वोट बैंक जब वोटिंग फीसदी पिछले चुनाव में रहा था तो हिमंता बिश्वा शर्मा की एक बार फिर से वापसी हुई थी? क्या एक बहुत तरीके से पोलराइजेशन करने की कोशिश इस चुनाव में की गई?
असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार दौरा करके वोटरों को समझाने की कोशिश की। हिमंता बिस्वा शर्मा और अमित शाह तो बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि नहीं घुसपैठिए, और जितने रोहिंग्या मुसलमान या जितने दूसरे देशों से मौजूद हैं उनको तो हम टिकने नहीं देंगे। उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो वाकई में कंफ्यूजन पैदा करे। उन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स की इस चुनाव में, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या हिमंता बिस्वा शर्मा। नहीं, देखिए सूर्या जी, अमित शाह तो जो है लगातार आप देखिए 3 बार के आप चुनाव देख लीजिए जो असेंबली के हुए, हर बार उन्होंने यही कहा है कि हम इनको रहने नहीं देंगे, 5 साल के बाद जो ये यहाँ दिखाई नहीं देंगे, और अभी भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो एडजस्ट कर रहे हैं इस इशू को। तो इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, इनकी सरकारें रही, इन्होंने कुछ नहीं किया। कहा क्यों अमित शाह जी को बार बार कहना पड़ रहा है? वही भी आप उनका वीडियो देख लीजिए, वो आपका क्या नाम 2016 का आप देख लीजिए, और फिर 21 का देख लीजिए, और अभी 26 का देख लीजिए। वही बातें रिपीट कर रहे हैं कि हम इनको जो है कि यहाँ टिकने नहीं देंगे, जितने भी रोहिंग्या हैं या जितने भी घुसपैठी हैं हम निकाल देंगे। अरे आपकी सरकार यहाँ पे है 10 साल से, आप कर क्या रहे थे? केंद्र में आपकी सरकार है, यही बात बिहार में भी उठी थी। इस बार एसआईआर हुआ ना पीयूष जी, इस बार एसआईआर हुआ, इसलिए उन्हें कहना पड़ा है। एसआईआर हुआ वहां पे, और उसका एक बहुत मेजर उसका उद्देश्य था कि आपको पहचान करके जितने भी घुसपैठी उनको बाहर करना। लेकिन वहां जब पूछा गया इलेक्शन कमीशन से, वो बता नहीं पाया आंकड़ा वहां का। तो ये एक नैरेटिव सिर्फ वोट लेने के लिए, ये एक जो है कि कम्युनल डिवाइड करने के लिए हिंदू मुस्लिम में, ताकि हिंदू वोटों को कंसोलिडेट कर सके, जो है कि घुसपैठिए के नाम पे। घुसपैठिए मिलते नहीं है, आप चिराग ढूंढते हैं, ये लोग चिराग ढूंढते तब भी नहीं मिलते, इलेक्शन कमीशन ढूंढता है तब भी नहीं मिलते। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के जो भाषणों में यही रहता है, घुसपैठिए। पिछले 15 साल से तो यही हो रहा है। तो घुसपैठिए अभी तक जमा कैसे है, क्यों नहीं है? इसका मतलब आप बहुत कमजोर हैं, आप सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, आप उनको बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं। अब विश्व शर्मा ये कह रहे हैं कि साहब कि जो मियाँ जो लोग को बाहर कर देंगे, रिक्शे वाले को 5 रुपए कम दो, मतलब उसकी आप मजदूरी मेहनत से आप कोई रिस्पेक्ट नहीं है आपको, आप धर्म से जोड़ रहे हैं, तो कम दो तो वो चले जाएं बाहर। तो आप क्या कर रहे हैं? मैं आ रहा हूं कौशल जी, मैं आ रहा हूं। वो पूरी स्थिति आपके पास में है, आप उनको क्यों नहीं बाहर कर रहे हैं, क्यों नहीं आइडेंटिफाई करके बाहर कर पा रहे हैं? इसका मतलब आप अपनी असफलता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आप ही के सवालों के साथ भारतीय जनता पार्टी का मैं रुख कहूंगा। पीयूष जी मैं लौटूंगा आपके पास। भारतीय जनता पार्टी, कौशल कांत जी आपके पास ही मैं आना चाहूंगा। जिस बात का जिक्र यहाँ पर पीयूष जी ने किया है कि मियां मुसलमान, इन बातों का जिक्र करके बीजेपी क्या करना इस बार चुनाव में चाह रही थी, क्योंकि वोटिंग फीसदी तो ये कह रहा है कि नहीं, वोटर बहुत मूड में है और आर पार की लड़ाई के मूड में है। अगर 90% के आसपास वोटिंग जाती है, 5 बजे तक का जो आंकड़ा अगर सामने आता है, तो ये ऐतिहासिक वोटिंग होगी इस बार सर। कौशल जी 4 तारीख को हम इस पर डिस्कशन कर लेंगे कि वोटिंग क्यों हुई। पहले मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार जी का क्रिटिसिज्म का सम्मान भी करता हूं और मैं उसका जवाब भी देता हूं। इन्होंने कहा कि तुष्टीकरण या ध्रुवीकरण करते हैं। हाँ, हम ध्रुवीकरण करते हैं, हम सही और गलत का ध्रुवीकरण करते हैं, हम ईमानदार बेईमान का ध्रुवीकरण करते हैं, हम झूठे और सच्चे का ध्रुवीकरण करते हैं, हम देश के लिए ध्रुवीकरण करते हैं, हम विकास के लिए ध्रुवीकरण करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास के लिए ध्रुवीकरण करते हैं। हम ध्रुवीकरण, हम वोट बैंक में जाकर के गलत को नहीं लेने के साथ नहीं खड़े होंगे, हम वोट बैंक में जाकर के देश का नुकसान नहीं करेंगे। हम ये ध्रुवीकरण करते हैं और करते रहेंगे। अब बात आती है कि ये पत्र पीयूष जी बोल रहे थे। पीयूष जी आप बहुत बड़े हैं मेरे से और बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं। आप ये बताइए, क्या इलेक्शन कमीशन घुसपैठिया डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि किसका वोट जायज है और किसका वोट ना जायज है। वो वोटर आईडी कार्ड के थ्रू चेक करके ये आइडेंटिफाई करे कौन वोट नहीं दे सकते हैं। दूसरा सवाल कि आखिर 10 साल से आप कर क्या रहे हैं? सर, उसका जवाब राहुल गांधी ने दिया था। याद कीजिए, एक बार कहा था कि सरकार भले ही इनकी हो, सिस्टम तो हमारा चल रहा है। अब वो कैसे चल रहा है आप ये सोचिए कि एक चाय की रेडी वाले का मामला होता है, एक रोहिंग्या का मामला होता है, कुछ बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेज दिया जाता है, वो प्रेग्नेंट होती है उसको बुला लिया जाता है, और वो सिस्टम कौन चलाता है? वो कांग्रेस के बड़े एडवोकेट्स चलाते हैं। हम संविधान का सम्मान करते हुए चल रहे हैं, गैर संवैधानिक होकर के किसी को नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए पंत साहब हमने सीए का एक्ट लाया है, जिससे कि जो लोग आ सकते हो वहीं आए और जो घुसपैठिए हो वो ना आए। ये प्रोसेस है।
अगर कोई मरीज, मैं बीइंग डॉक्टर हूं, देश या मरीज अगर कोई आईसीयू में हो ना, तो कोई भी डॉक्टर आ करके एक दिन में उसको दौड़ा नहीं सकता। पहले वो आईसीयू से वार्ड में आएगा, वार्ड से वो वॉकर से चलेगा, वॉकर से फिर वो घर में जाएगा, और 10 साल बाद वो मैराथन में चलेगी। ये आदमी की बात होती है। यहां हम देश की बात कर रहे हैं, वो देश जिसको घुन की तरह कांग्रेस के सड़े हुए सिस्टम ने चाट लिया। सर आपके बीच में नहीं बोला था, आप बहुत वरिष्ठ है, आप जवाब दे दीजिए। बीच में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपकी बात कह रहा हूं, आप कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं 12 साल हो गए केंद्र में, और राज्य में आप गिन लीजिए कितने साल हो गए। मैं कब ठीक है कौशल जी, जल्दी से अपनी पूरी बात करिए। मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा। छोटा जवाब, जिस हालत में देश को आज लाया गया है, उसको कांग्रेस को लाने में, वोट बैंक को लाने में लगे हैं 55 से 60 साल। उसके बाद आई मिलीजुली सरकार, उसके बाद 2014 के बाद आए हैं मोदी जी, तब से हो रहा है। चिंता मत कीजिए, 2047 तक विकसित भारत का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, मैं कांग्रेस का रुख करूंगा। अन्नू जी, कौशल कांत जी का ये मानना है कि इन चुनाव में हमने खुलकर बातचीत की, चाहे फिर सीए हो, एनआरसी हो, घुसपैठिया हो। हमारे हर नेता ने बाकायदा मन से कहा है कि सरकार हमारी आएगी तो संविधान से देश चलेगा, कोई भी बिना कानून से प्रदेश में नहीं रह पाएगा, देश में नहीं रह पाएगा। आपके नेता राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला पूरे चुनाव में? और ये जो लंबी लंबी कतारें हैं, लाइनें हैं, इसीलिए वोटिंग लोगों ने इतनी बंपर की है और ये बीजेपी के फेवर में है, यही कौशल कांत जी का कहना है। सूर्या जी, मैं शुरू से बीजेपी प्रवक्ता जी के बातों को उनका जवाब दे। जो पहली बात इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम घुसपैठियों को बाहर करना नहीं है, वो सिर्फ सही और गलत का आकलन करती है, सही और गलत के नाम का आकलन करती है। तो ये बात क्या बिहार के समय लागू नहीं हुई थी क्या? बिहार के समय तो ये लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि एसआईआर का प्रक्रिया हो रहा है और उससे जितने घुसपैठिए हैं उससे पता चलेगा, हम घुसपैठियों को सीमांचल क्षेत्र से हम घुसपैठियों को निकाल फेंकेंगे, एसआईआर इसलिए कराना बहुत जरूरी है। जब ये बार बार मुद्दा कांग्रेस उठा रही थी कि इतने कम समय में आप अचानक से चुनाव आने पे ही आप एसआईआर क्यों करा रहे हैं? जिस चीज के लिए लोगों को 2 साल 3 साल किसी राज्य को लग जाता, उसको आप सिर्फ कुछ ही महीनों में, कुछ दिनों में करा के आप क्या करना चाह रहे हो? तो कह रहे हम घुसपैठियों को निकालना चाह रहे। भाई कितने सीमांचल से घुसपैठियों को आप लोग निकाल लिए? ये तो बिहार के चुनाव के समय ही आपने बता दिया कि सीमांचल में मुश्किल से 14 ऐसे थे जो वैलिड नहीं थे और बाकी हल्ला कर रहे थे। अब बार बार अपनी स्टेटमेंट को बदल, अब आसाम में घुसपैठियों को निकालने का इनका प्रक्रिया ही बदल गया। अब ये कह रहे कि चुनाव आयोग का ये काम नहीं है। चुनाव आयोग का ये काम नहीं था तो फिर एसआईआर को इतने जल्दबाजी से पूरे देश में 9 राज्यों में लागू करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? चलिए, ये भी इसका जवाब शायद बीजेपी के पास नहीं हो, क्योंकि ये हर राज्य में अलग अलग जाके अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। दूसरी बात, अभी ये कह रहे हैं कि हम ध्रुवीकरण करते हैं सही और गलत का, हम ध्रुवीकरण करते हैं कि सच और झूठ का। भाई साहब, पहले आप फिक्स कर लीजिए ना कि आसाम में किस तरीके का कानून चलेगा, उत्तर प्रदेश में किस तरीके का बीजेपी का कानून चलेगा। जहां पे उत्तर प्रदेश में आके आप गौ मांस का आप विरोध करते हैं, वही आसाम में आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि भैया खाओ मगर घर के अंदर खाओ। ठीक है, कुमार राकेश जी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है मैडम, मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गया मैडम, मैं समझ गया आपकी बात। कुमार राकेश जी, मैं आपसे बेहतर तरीके से समझना चाहूंगा, जैसे ही चुनाव का मतदान का दिन आता है, एसआईआर का राग क्यों अलापा जाता है कि तभी एसआईआर, तभी वोटर इतने कट गए, तभी इतने मृत हो गए? ये क्या है? ये फील्डिंग जब लगाई जाती है तो इस फील्डिंग के पीछे मकसद क्या होता है, खासतौर पर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल? नहीं सूर्या जी, एसआईआर कोई ऐसा, मतलब मुझे नहीं लगता कोई इंटेंशनली लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहते हैं, बिहार में तेजस्वी कहते हैं कि एक बाकायदा स्ट्रेटेजी के साथ इन लोगों ने किया कि जब जहां चुनाव होने वहां पर पहले करा दीजिए। बहुत लंबा वक्त लगता है एसआईआर में, 2 से 1.5 से 2 साल के बीच का वक्त लगता है। इन्होंने जल्दी जल्दी करा के सब सेट कर दिया। नहीं, एसआईआर जो है कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो इंटेंशनली शुरू की जाती है। अब उसको कौन नैरेटिव कहां बनाता है, कहां जोड़ता है, वो जरूर मसला है। जिसको सुविधा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, जेडीयू है, आरजेडी, जो भी है, किस नैरेटिव को कहां अपने सुविधा के अनुसार कनेक्ट कर लेते हैं, वहां पे एक मुद्दा बनता है या बनने की कोशिश की जाती है। चाहे ममता जी शुरू में बोल रही थी एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उनको लगा कि जितने फर्जीवाड़ा उन्होंने किया था तो एसआईआर से नुकसान हो जाएगा। 91 लाख वोट जो कटे हैं उस पर नैरेटिव बना रही है, उस पर हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया, सभी वर्ग के वोट कटे हैं।
चाहे तमिलनाडु में है, उन्होंने शुरू बोला तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। पुडुचेरी में हर जगह होता क्या है, देखिए इलेक्शन कमीशन का जो काम है वोटर्स का, अब देखिए एसआईआर जो पूरे देश में हुआ, मैं माने दिल्ली में रहता हूँ, 35 सालों से दिल्ली रहता हूँ, रहने वाला मैं बिहार का हूँ। 15 साल पहले तक मेरे नाम दोनों जगह थे। ठीक है। अब हमने नहीं कटवाया या नहीं कटा, बाद में मैंने स्पेशली लिख के बोला भाई हम तो यहाँ के वोटर बन गए हैं, मेरा नाम काट दो। लेकिन कितने इतने सेंसिटिव वोटर्स होंगे जो उन्होंने कटवाया होगा। बिल्कुल, डुप्लीकेट वोटर्स का आप जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, 30 सेकंड मैं में आपको क्वेश्चन 10 सेकंड ले रहा हूं। जी। तो एसआईआर को जो चुनावी मुद्दा बनाने की बात है, मुझे लगता है ये बेईमानी है। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए और जबरदस्ती किसी जो भी रूलिंग पार्टी है ठीक उससे है, आप ऐड कर ठीक देते हैं। 11 में ठीक भी है, मैं माफी SIR चाहूंगा राकेश जी, मैं माफी चाहूंगा। कौशल कांत जी, 30 सेकंड में बताइए कि अगर पश्चिम बंगाल में और जितने भी राज्यों में आप लोगों ने चुनाव देख पा रहे हैं, वहां पर आप मेहनत कर रहे हैं, एसआईआर एक सोची समझी रणनीति क्या, जिस तरीके से विपक्ष के आरोप है? सूर्या जी, क्या एसआईआर दुनिया में, मतलब भारतवर्ष में पहली बार हो रहा है? कांग्रेस की सरकारों में इससे ज्यादा बार हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि वोटर करेक्शन लिस्ट आती है। एसआईआर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जिसको भी ये समझ में नहीं आया उनको सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया। जिनको बहुत डाउट था वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन के थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू वेस्ट बंगाल में अब तो जुडिशियल ऑफिसर एसआईआर कर रहे हैं। तो अगर कुछ इलीगल होता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत तो नहीं है। और मैं एक और आखिरी बात कह के बात खत्म करूंगा। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा। पीयूष जी, 30 सेकंड में आप बताइए कि असम में जिस तरीके से जो आंकड़ा अभी तक सामने आया है, 90% तक अगर एक वोटिंग फीसदी जाता है, तो क्या पिछले चुनाव के साथ हेमंत शर्मा की वापसी तय है, ये माना जाए, जो वोटिंग फीसदी फिलहाल नजर आ रहा है? जल्दी से। तो देखिए, ये दोनों तरफ हो सकता है, क्योंकि अगर 90% जाता है, जो कि काफी, अगर पिछले बार से देखें तो कम से कम 5-6% का जंप होगा, तो कैंटीन कैपेसिटी तो है ही है। तो कहा जा सकता है कि इसमें एक बदलाव की बयार भी देखी जा सकती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी से ऐसा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि स्ट्रांग जो है कांग्रेस इतनी नहीं है कि वो अपने पक्ष में जो है कि वो मतदाता को कर पाए सक्सेसफुली। तो मुझे लगता है अगर, और तो मुझे वो जीत का आंकड़ा मुझे लगता है विश्वकर्मा का और आगे बढ़ सकता है। चलिए, हेमंता एक नंबर आगे यहां पर आप देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार रखे। लेकिन एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है चुनाव के मद्देनजर, वोटिंग के मद्देनजर। असम, केरलम और पुडुचेरी में मतदान खत्म हो गया है। असम में अगर बात करें तो शाम 5 बजे तक 84.42% वोटिंग हुई है। केरलम में शाम 5 बजे तक 75.01% वोटिंग हुई है। पुडुचेरी सबसे छोटा राज्य, जहां पर शाम 5 बजे तक 86.92% मतदान हुआ है। और ये अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं वोटिंग फीसदी के मद्देनजर। असम में बम्पर वोटिंग, करीब 85% वोटिंग के आंकड़े सामने आ रहे हैं। शाम 5 बजे तक पुडुचेरी में 86.92%। और अगर ये वोटिंग जिस तरीके से नजर आ रही है तो क्या इशारा कर रही है, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। तो फिलहाल 5 की पड़ताल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।